Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 4th of class 7th history, the Mughal Empire. In this chapter we will read about first 6 Mughals: Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. So, the first Mughal Empire established in India by Babur. मुग़ल एम्पायर जो था वो सबसे ह्यूज एम्पायर था। मुग़ल्स जो थे वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रेव वॉरियर्स थे और उनकी जो पॉलिटिकल लेजेंसी थी, जिस तरीके की पॉलिटिक्स को वो मानते थे, वो आज की डेट तक भी याद रखी जाती है। बहुत सारे सोर्सेज हैं मेडिवल हिस्ट्री के जो प्रूव करते हैं कि जो मुग़ल रूलर्स थे या मुग़ल एम्पायर्स जो थे वो अपनी अचीवमेंट को रिकॉर्ड करते थे, उनका रिटन रिकॉर्ड रेडी करवाते थे या फिर खुद करते थे। इसी में ऑटोबायोग्राफी जो कोई रूलर या किंग खुद लिखता है, जिसमें बाबरनामा और जहांगीरनामा आते हैं, जो इन्हीं कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। जो फर्स्ट 6 मुग़ल्स हैं उन्हें ग्रेट मुग़ल्स कहा जाता है। सो इसी में सबसे फर्स्ट आता है बाबर। बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्परर था। उसका जन्म सेंट्रल एशिया के फरगना नाम की एक छोटी सी जगह पर हुआ था। जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की एज के थे, उन्हें फरगना का रूलर बनाया गया 1491 में। बाबर ने समरकंद को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, बट वो फेल रहा। 1512 में उसने काबुल को अपने राज्य में, अपनी टेरिटरी में मिला लिया। जब बाबर फरगना, जो कि सेंट्रल एशिया में है, वहाँ पर रूल कर रहा था, उसी टाइम में लोधी जो थे वो दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के ऊपर उनका रूल था। लोकल रूलर्स जो थे वो लोधीज से खुश नहीं थे, तो उन्होंने बाबर को मैसेज सेंड किया कि वो इंडिया आए और लोधीज को हरा दे। इसी के अलावा इंडिया की जो वेल्थ थी और इंडिया की जो रिचनेस थी, उसने भी बाबर को एक लालच दिया कि वो एक प्लान बनाए जिससे कि इंडिया के ऊपर वो एक्सपेंडिशन कर सके। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 में लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। लोधी आर्मी जो थी वो बहुत ह्यूज थी बाबर की आर्मी के कंपैरिजन में, लेकिन बाबर जो है उसकी कैवलरी इतनी अच्छी थी कि उसे ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा और यही आर्मी उसके लिए एफिशिएंट थी और बिना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बहुत ही सक्सेसफुली दिल्ली और आगरा पे कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट इज़ द बैटल ऑफ खानवा। अगले ही साल बैटल ऑफ पानीपत के नेक्स्ट ईयर 1527 में बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस शुरू हुई। बाबर ने ये बैटल राणा सांगा, जो मेवाड़ का रूलर था, उसके साथ लड़ी। बाबर ने बहुत ही इजीली अपने ओपोनेंट को हरा दिया और उसके 2 सालों के बाद अफ़गान चीफ जो है उसके साथ घाघरा में उसकी फ़ाइट हुई, उसका वॉर हुआ। और इन्हीं 4 सालों के छोटे से पीरियड में बाबर ने बहुत सारी टेरिटरीज़ को अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया, हिमालय से ग्वालियर तक और इंडस से बिहार तक। और इन्हीं कैनक्वेस्ट के साथ बाबर जो है उसने नॉर्थ इंडिया में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया, सुरक्षित कर लिया। उसकी डेथ जो है वो 1530 में हुई थी। नेक्स्ट इज़ हुमायूं। हुमायूं जो है वो बाबर का सक्सेसर था, उसका बेटा था, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। 1530 में वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं के 3 और भाई थे, जिसमें कामरान, हिंदल और अस्कारी आते हैं। हुमायूं नाम का मीनिंग होता है लकी, लेकिन रियलिटी में हुमायूं की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी। वो किसी भी तरीके से लकी नहीं था। हुमायूं ने अपने पूरे रूल के टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस जो है वो फेस की। जैसे कि हुमायूं जो है उसने अपने राज्यों को अपने तीनों भाइयों में डिवाइड किया था, लेकिन उसके ब्रदर्स जो थे वो उसकी इस डिवाइडेशन से खुश नहीं थे। तो जब हुमायूं को अपने ब्रदर्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तब उसके भाइयों ने उसे सपोर्ट नहीं किया और हुमायूं जो है उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और उसकी इसी लाइफ को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें अब पहले आता है फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रेस का टाइम था। उसने बहुत सारे टफ स्ट्रगल्स फेस किए। शेर शाह सूरी जो बिहार का रूलर था और बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था, उनके अगेंस्ट।
1532 में हुमायूं और शेरशाह जो है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने बैटल की। हुमायूं जीत गया और उसने चुन्नार के फोर्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया। मालवा के ऊपर जो है बहादुर शाह को हराने के बाद उसने अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन हुमायूं के पास अपने इन राज्यों को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि शेरशाह ने हुमायूं के ऊपर वापस अटैक कर दिया और वो इस बार हार गया चौसा और कन्नौज की बैटल में। फिर आता है उसकी लाइफ का सेकंड फेज़। जो अफ़गान किंग शेरशाह सूरी था वो अपने राज्य को विस्तार कर रहा था। उसने क्या किया, शेरशाह सूरी को उसी के किंगडम से बाहर निकाल दिया और हुमायूं जो है एक रेफ्यूजी बन गया। रेफ्यूजी का मतलब है जिसे देश से निकाल दिया गया हो, और वो भागकर पर्सिया चला गया। उसने अपनी लाइफ के नेक्स्ट 15 ईयर्स जो है वो एग्ज़ाइल में निकाले, देश निकाले में रहा वो। और इसी टाइम में शेरशाह सूरी और उसके सक्सेसर जो है वो इंडिया में सुप्रीम पावर पर थे। नेक्स्ट इज़ थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ वो टाइम था जब हुमायूं ने काबुल के ऊपर अपना कंट्रोल करने से अपना बेस बनाना शुरू किया। उसने प्रिपरेशंस की कि वो इंडिया के अंदर जितनी अपनी टेरिटरीज़ को उसने खोया है उनको कैसे रिकवर करेगा। शेरशाह सूरी अब मर चुका था, उसके सक्सेसर जो थे, उत्तराधिकारी जो थे वो बहुत वीक थे। तो फाइनली हुमायूं सक्सेसफुल रहा और उसे वापस से दिल्ली का थ्रोन मिल गया। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा, उसके नाम का मीनिंग सिर्फ लकी है, वास्तव में वो बिल्कुल भी लकी नहीं था। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी खुद की लाइब्रेरी की स्टेयर से उतर रहा था और पैर फिसलने से उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी लाइब्रेरी का जो नाम है वो शेर मंडल है, और हुमायूं की डेथ जो है वो 1556 में हुई थी। नेक्स्ट इज़ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो सबसे फेमस रूलर था सुर डायनेस्टी का। शेरशाह अफ़गान के जागीरदार जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे, उसका बेटा था। उसका रियल नाम शेरशाह नहीं बल्कि फरीद खान था। उसे शेर का टाइटल मिला था क्योंकि उसने एक टाइगर को मारा था। शेरशाह एक एम्बिशियस रूलर था, एक लक्षित रूलर था जिसके कुछ ना कुछ लक्ष्य थे जिनको वो पूरा कर रहा था। शेरशाह एक फाइन रूलर था जिसके अंदर बहुत ही एग्जेम्पलरी क्वालिटीज़ थी, लेकिन फिर भी सुर डायनेस्टी ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाई। उसकी अचीवमेंट क्या क्या थी? शेरशाह दिल्ली का सुल्तान बना हुमायूं को 2 बैटल्स में हराने के बाद, और इस 5 सालों के छोटे से पीरियड में उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम अपना बना लिया था। उसका एम्पायर झेलम से ब्रह्मपुत्र और हिमालय से नर्मदा तक फैला हुआ था। वो अपनी एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाना जाता था, और उसी के साथ उसने अपने टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी इम्प्रूव भी किया। शेरशाह के पास एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। उसने अलाउद्दीन की जो प्रैक्टिस थी ब्रांडिंग हॉर्सेस, उसको भी कंटिन्यू किया। अलाउद्दीन क्या करता था, अपने घोड़ों के ऊपर ब्रांड मतलब दाग लगाता था, जो उसकी आइडेंटिटी के लिए था कि वो घोड़े उसी की आर्मी को बिलोंग करते हैं, और इसी को शेरशाह सूरी ने कंटिन्यू रखा था। नेक्स्ट इज़ वेलफेयर मेजर्स। शेरशाह सूरी को उसके कंसर्न और अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। अब्बास शेरवानी ने शेरशाह की हिस्ट्री लिखी थी 1579 में। उसने ऑब्जर्व किया कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, काफ़ी जनरियस था। उसने कुछ ऐसे ऑर्डर भी दिए थे जो कि उसकी प्रजा के हित में थे, जैसे कि उसके राज्य में अगर किसी को भोजन की ज़रूरत है तो उसको राजा के किचन से भोजन दिया जाएगा। उसने रोड का भी एक नेटवर्क जो है वो बनवाया अपने एम्पायर के अंदर, जो आज भी है, जिसे ग्रैंड ट्रंक या फिर जीटी रोड कहा जाता है, जिसका पुराना नाम सड़क ए आज़म या हाईवे था। ये रोड जो है वो बंगाल के सोनकढ़ से शुरू होता है और पंजाब के लाहौर से पास होता हुआ मुल्तान में जाकर ख़त्म होता है। सेकंड रोड मुल्तान को लाहौर से जोड़ता है, और थर्ड रोड जो है वो आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो मर्चेंट जो थे उनके इंटरेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था सुर एम्पायर के अंदर। शेरशाह ने कस्टम ड्यूटीज़ को भी कम कर दिया था। उसने एक नया कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया था, जो कि आगे आने वाली कई सेंचुरीज तक एक स्टैंडर्ड कॉइन बना रहा था। शेरशाह को अपने इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम के लिए भी जाना जाता है कि वो जब जस्टिस देता था तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता था। उसके आर्किटेक्चर के 2 एग्जॉटिक एग्जाम्पल है,
वो है एक तो पुराना किला जो कि दिल्ली के अंदर है, ओल्ड फोर्ट, और एक है शेर शाह सूरी का टॉम्ब जो कि सासाराम बिहार में लोकेटेड है। उसकी डेथ के बाद उसका सक्सेसर जो था, उसका उत्तराधिकारी जो था वो इस्लाम शाह था। हुमायूं ने इस्लाम शाह को हराया और सुर डायनेस्टी वहीं पर एंड हो गई। नेक्स्ट इज़ अकबर द ग्रेट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म अमरकोट में हुआ था जब उनके पिता हुमायूं एक एग्ज़ाइल पर थे, जो हमने पीछे पढ़ा था कि 15 ईयर्स तक वो एग्ज़ाइल पर, देश निकाले पर रहे थे। हुमायूं की सडन डेथ हो गई 1556 में। तब अकबर को सिर्फ 13 की एज में किंग बनाया गया। वो मुग़ल डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। उसने मुग़ल एम्पायर में ग्लोरी लाई और साथ ही साथ इसी वजह से उसे अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। बैरम खान जो है वो यंग अकबर का गार्जियन था, जिसने कि अकबर को हर टाइप की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। जैसे ही अकबर पावर में आया, उसने सबसे पहले पानीपत की सेकंड बैटल में जो कि 1556 में हुई थी, उसमें हेमू को हरा दिया और अकबर ने बैरम खान की रेजेंसी को 1560 में ख़त्म कर दिया। कि पहले अकबर के जो कंट्रोल था जिस टेरिटरी के ऊपर, या फिर जब अकबर किंग बना था तो सारे डिसीजन जो है वो उसका गार्जियन बैरम खा लेता था, लेकिन अकबर ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और अपने किंगडम का पूरा कंट्रोल, पॉलिसीज़, अलायंस, कॉन्क्वेस्ट सबको अपने हाथों में ले लिया कि सारे डिसीजन अब उसके द्वारा लिए जाएंगे। अकबर्स पॉलिसी। अकबरनामा जो है वो हमें अकबर के रूल और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताता है कि उसने किस तरीके से इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल में किया। तो सबसे पहले आती है राजपूत पॉलिसी। अकबर एक टॉलरेंट अप्रोच अपना रहा था हिंदुस्तान का रूलर रहते हुए, और इसके लिए उसने कुछ मेजर्स अपनाए, जिसमें फर्स्ट है अकबर एक कंपेशनेट रूल एम्परर था। उसने राजपूत किंग्स को हराया, लेकिन कभी भी उनकी ना ही इंसल्ट की ना ही उनको ह्यूमिलिएट किया। उसने उनसे डिग्निटी और रिस्पेक्ट से बात की। उसने देखा कि राजपूत वॉरियर्स जो है वो ब्रेव और लॉयल थे, तो इसलिए उसने राजपूत रूलर्स को उनके टेरिटरी पर रूल करने दिया। इवन उनको वॉर में डिफीट किया था, हराया था, फिर भी रूलर्स जो थे जिनको राजपूतों को अकबर ने हराकर अपनी टेरिटरीज वापस दे दी थी, उसके बाद उन रूलर्स ने अकबर की वॉर के टाइम में हेल्प की, अपनी आर्मी की हेल्प या फिर जो भी कंटिजेंट पहुंचाने होते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत थी तो वो उन्हीं राजपूत किंग्स ने या उन्हीं राजपूत रूलर्स ने उसको प्रोवाइड की। अकबर के मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी थे राजपूतों के साथ। जनवरी 1562 में अकबर राजा भारमल या फिर बिहारी मल से मिला था, जो कि अम्बेर या आमेर का रूलर था, और अकबर की शादी उसी की एल्डेस्ट डॉटर सबसे बड़ी बेटी हरखा बाई से हुआ था। और वो इसलिए किया ताकि अम्बेर में जो है सपोर्ट मिला रहे अकबर का अम्बेर को, ताकि वो आमेर जो है वो पावरफुल बना रहे। अकबर एक टॉलरेंट और सेंसिटिव एम्परर था। उसने अपनी हिंदू वाइफ्स को पूरी रिलीजियस फ्रीडम दी थी कि वो अपने धर्म को अपना सकती है, उनको मुस्लिम बनने पर फोर्स नहीं किया। बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जिनको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट मिली हुई थी, क्योंकि अकबर का मानना था कि वो लोग ट्रस्टवर्थी है और सिंसियर भी है। इन्हीं में राजा भगवान दास और राजा मान सिंह का नाम आता है, जो कि सबसे ट्रस्टेड ऑफिशियल थे अकबर के लिए। और इन्हीं सब पॉलिसीज़ के अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें रणथंभौर और जोधपुर का नाम आता है, जिन्होंने अकबर के सामने सबमिट करने से या झुकने से मना कर दिया था। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस पॉलिसी। विजडम जो है वो सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, और ये चीज़ अकबर के लिए बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि अकबर एजुकेटेड नहीं था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने वाइस और टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी अपनाई थी। उसका पैलेस जो है वो एक सेलिब्रेशंस का हब था, वहाँ पर ईद के साथ साथ हिंदू फेस्टिवल भी मनाए जाते थे। उसका जो सेक्युलर एटीट्यूड था, मतलब धर्मनिरपेक्ष, वो किसी एक धर्म को नहीं मान रहा था, तो वो जो है उसके सब्जेक्ट, उसकी प्रजा जो है उन्होंने भी माना, और उसकी फीलिंग्स जो थी उसको कभी भी नफ़रत का शिकार नहीं होना पड़ा। लोग उसे बहुत ही प्यार की नज़र से देखते थे। अकबर ने सभी लोगों के धार्मिक विश्वास को माना। हर एक सोसाइटी के अंदर जितनी भी क्लास है, ऊंची जाति नीची जाति, उन सभी को इक्वली उसने ट्रीट किया था। 1562 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स जो लगता था, बनारस और प्रयाग की जो धार्मिक यात्राएं होती थी, वो 1562 से पहले वहाँ जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अकबर ने 1562 में वो टैक्स हटा दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया। जजिया कर वो कर था जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था।
अकबर ने जो भी पुरानी प्रैक्टिसेस थी कि जितने भी वॉर के अंदर प्रिजनर्स लाए जाएंगे, जिनको जेल में बंदी बनाया जाएगा, उनको इस्लाम कन्वर्ट करवाया जाएगा, लेकिन इसको भी अकबर ने बाद में ख़त्म कर दिया। अकबर सभी जो धर्म के फेस्टिवल्स उनको सेलिब्रेट करता था, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे बसंत पंचमी हो। अकबर ने अपने राज्य में मस्जिद के साथ साथ टेम्पल्स भी बनवाए और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स के लिए ग्रांट भी दी। अकबर ने हिंदूज़ की होली बुक्स जिसमें रामायण और महाभारत आती है उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। अकबर ने अलग अलग रिलीजियस के जो पंडित होते हैं, जिसमें हिंदू पंडित, जैन मुनि, बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज, इनको डिस्कशन के लिए अपने दरबार में बुलाया। अकबर एक ओपन माइंडेड रूलर था और वो हमेशा सभी धर्मों के लिए बेस्ट करना चाहता था। नेक्स्ट इज़ तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही जो है उसे अकबर ने दीन ए इलाही का नाम भी दिया है। जब अकबर अलग अलग धर्म के लोगों से इंटरेक्ट किया, उसने उनके बारे में सुना काफ़ी सालों तक, तब अकबर एक कंक्लूज़न पे पहुंचा। और कंक्लूज़न क्या था कि सभी धर्म जो है वो प्रीचिंग सेम ही देते हैं, शिक्षाएं जो है, मैसेज जो है वो सेम देते हैं। किसका? पीस का, रेस्पेक्ट का और लव का। तो इसलिए अकबर ने सोचा कि इन सभी कॉमन आइडियल्स को अपनाकर सभी धर्मों के विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया रिलीजियस पाथ जो है वो शुरू किया जाए, जिसमें कि सभी धर्मों की शिक्षाएं मिक्स की गई हो। और इसीलिए 1852 में अकबर ने एक नया रिलीजियस पाथ जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम ताहुद ए इलाही या फिर डिवाइन फेथ था, जिसे दीन ए इलाही भी कहा जाता है। ये रिलीजन नहीं था बल्कि एक रिलीजियस पाथ था। आईने अकबरी, जिसे कि अबुल फैजल ने लिखा है, उसने ताउद ए इलाही के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसकी राइटिंग के अकॉर्डिंग ताउद ए इलाही एक बहुत ही सिंपल रिलीजियस पाथ था। ताउद ए इलाही के अंदर अकबर ने सभी धर्मों की टीचिंग्स को लेकर उसमें सेम फेथ दिखाया है। जैसे कि ताउद ए इलाही जो है वो एनिमल्स को मारने पर डिस्करेज करता है कि पशुओं की हत्या नहीं की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो सती का कस्टम है, सती प्रथा जो है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद हिंदू स्त्रियां पति के साथ जिंदा जल जाती थी, उस पर भी रोक लगाई है। एक यूनिक फीचर जो इस रिलीजियस पाथ का था वो ये था कि इसमें ना ही कोई प्रीस्ट था, ना ही कोई वर्शिप का प्लेस था, ना ही कोई रिचुअल्स थे। अकबर ने अपने आप को स्पिरिचुअल गाइड जो है अपनी प्रजा के लिए चुना और एक ऑर्डर जो है दिया गया कि पीस, टॉलरेंस और यूनिटी जो है वो कंट्री में बनी रहे सभी अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच। दीन ए इलाही ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। बीरबल अकेला ऐसा हिंदू था जिसने इसे ज्वाइन किया था। राजा मानसिंह जो है उसने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी अकबर ने कभी भी किसी को इस धर्म को मानने के लिए फोर्स नहीं किया। अकबर की मृत्यु के बाद इस रास्ते ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी और उसके बाद जहांगीर ने भी इसको फॉलो किया। अक्टूबर 1605 में अकबर जो है सीरियसली बीमार हो गया और 63 की एज में उसकी डेथ हो गई थी।